चलिए, इसके पहले हमने ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ठोस द्रव गैस, उसके गुण, ठोस ठोस क्यों होता है, द्रव द्रव क्यों होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की कितनी प्रकृति होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिलहाल एक बार फटाफट देखेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। पृथ्वी की सभी वस्तुएं क्या हैं? द्रव्य हैं, सिवा किसके? सूर्य के प्रकाश को छोड़ के। बात करने वाले हैं आपका दूसरा पॉइंट, है ना, दूसरा पार्ट, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए इसको हमने स्टार्ट किया है। ये दूसरा, अभी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। लेकिन पास क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें अंतराण्विक बल पाया जाता है। अंतराण्विक बल क्या होता है? तो दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को क्या बोलते हैं? अंतराण्विक बल बोलते हैं। दो अणुओं के बीच में जो जगह खाली होती है उसे क्या बोलते हैं? अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। फिलहाल अब हम बात करेंगे कि क्या कोई वस्तु है, चाहे कोई भी, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, या फिर चाहे वो गैस हो, क्या उसकी अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो कैसे, अगर नहीं कर सकते तो कैसे, है ना। तो हम जानते हैं, इसके पहले भी हमने ये चीज़ें बार बार पढ़ी है। अब हम समझेंगे कि क्या किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, चाहे वो ठोस फॉर्म में है, चाहे, है ना, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, मतलब चाहे वो ठोस हो या फिर चाहे वो द्रव हो या फिर चाहे वो गैस हो, क्या उसकी अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं? जबकि हम जानते हैं कि ठोस का आयतन आकार दोनों तय होता है, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि कोई बाह्य कारक, कोई बाह्य ऊर्जा या बल उस पर कार्य ना करे, है ना। तो क्या किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ताप के द्वारा और दूसरा दाब के द्वारा। क्या होता है ताप? जैसे उदाहरण के तौर पे समझो कुर्सी, है ना, प्लास्टिक फाइबर की कुर्सी है, उसकी अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कुर्सी नॉर्मली कैसी है? चौकोर टाइप की है ना। क्या करना है? उसकी अवस्था में परिवर्तन करना है। तो कुर्सी को एक तो मजबूत लड़का कोई आएगा, ऐसे दाब देगा, टूट जाएगी, है ना, तिनकोना हो जाएगी कुर्सी। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होगा। अगर मजबूत आदमी से नहीं टूटेगी तो नीचे आग लगा देंगे, है ना, पिघल के बैठ जाएगी, हो गया कि नहीं? तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी वस्तु की अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? ताप के द्वारा और दाब के द्वारा। ताप कैसे करेंगे और दाब कैसे करेंगे वो समझते हैं। ताप द्वारा कैसे करेंगे, है ना। तो ताप द्वारा कैसे करेंगे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। गलनांक और क्वथनांक, हर वस्तु का, हर पदार्थ का अपना गलनांक होता है, हर वस्तु का या हर पदार्थ का अपना क्या होता है? क्वथनांक होता है। जिस ताप पर कोई वस्तु क्या हो जाए, याद रखेंगे, गलनांक किसके लिए होता है भाई? ठोस के लिए, है ना। जिस ताप पर कोई ठोस किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए, उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। ये वर्ड हम जरूर बोलेंगे। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं? गलनांक। क्योंकि अलग अलग वस्तु का गलनांक अलग अलग होता है। लोहा को गर्म करने में, पिघलाने में जितना समय लगेगा, क्या पानी को भी पिघलाने में उतना समय लगेगा? या फिर लकड़ी को पिघलाने में उतना समय? हालांकि लकड़ी तो पिघलेगी नहीं, वो जल जाएगी, है ना। फाइबर की बात कर ले, लोहा की बात कर ले, हम सोना की बात कर ले, पीतल की बात कर ले, चांदी की बात कर ले, हर पदार्थ का क्या होता है? क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है। तो जिस ताप पर कोई ठोस किसमें बदल जाए? द्रव में, मतलब कोई ठोस है वो पिघल कर पानी जैसा बन जाए, तरल के रूप में हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? उसे उस वस्तु का क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। जैसे लोहा का होता है 1335 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर देंगे तब जाके लोहा क्या बनेगा? द्रव बनेगा। समझ रहे हैं। लोहे की कोई छड़ है, उसे पिघला के पानी जैसा बनाने के लिए लगभग 1300, लगभग 1400 के करीब 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप देंगे तब जाके वो पिघलेगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वो पानी जैसा तैरने लगेगा लोहा पिघल कर। समझ रहे हैं। अब चांदी को भी उतना करना होगा? नहीं। बर्फ को पिघलाने के लिए कितना चाहिए टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस,
है ना, माइनस में है तो बर्फ है, और जैसे ही माइनस से वो जैसे ही जीरो, जैसे ही प्लस में आया वो क्या बन गया, पानी बन गया। तो हर वस्तु के लिए गलनांक क्या होता है, अलग अलग होता है, ये जरूर याद रखना। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए उसे क्या बोलेंगे, उस वस्तु का गलनांक बोलेंगे। अलग अलग वस्तु का गलनांक अलग अलग होता है। क्वथनांक की बात अगर हम करें तो क्वथनांक जिस ताप पर, अब देखिए, जिस ताप पर कोई द्रव किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं, क्वथनांक। ये वाला वर्ड बेटा जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे उस वस्तु का क्वथनांक बोलते हैं। क्योंकि बार बार ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका क्वथनांक, सबका क्वथनांक एक होता है, सबका गलनांक नहीं। अलग अलग वस्तु का क्वथनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ गए ना। तो जिस ताप पर कोई द्रव किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। तो किसी वस्तु को या तो गला के या फिर जमा के, है ना, या तो भाप बना के हम उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते। नहीं कर सकते, लोहा है बहुत ज़्यादा, बहुत लोहा ठोस है ना, उसको हम क्या करेंगे, गलनांक ऊर्जा देंगे, क्या हो जाएगा, गल जाएगा। अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। कोई चीज़ है ना लिक्विड फॉर्म में है, तरल के रूप में है, उसे और ज़्यादा गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगी, गैस। अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो किसी वस्तु को, किसी वस्तु की अवस्था में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, ताप के द्वारा और दाब के द्वारा, जिसमें ताप के द्वारा गलनांक, क्वथनांक, है ना। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए वो गलनांक, और जिस ताप पे कोई द्रव गैस में बदल जाए वो क्वथनांक। समझ गए। आगे समझ लीजिए परिभाषा। पूछा जाता है प्रसुप्त ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा दोनों सेम है, ठीक है। अब समझो, वायुमंडलीय दाब पर मान लेते हैं इस चाक का वजन है 1 किलोग्राम। मान लेते हैं इस चाक का वजन कितना है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, मतलब 1 किलोग्राम की कोई, 1 किलो की कोई वस्तु है, वायुमंडलीय दाब, मतलब जैसे वायुमंडल ऐसे ऐसे इसे माचिस, ऐसे ही माचिस लगा दे और जल के पिघलने में जितना लकड़ी लग जाए, भाई मान लेते हैं खाना बना रहे हैं, 1 किलोग्राम कुछ बना रहे हैं, है ना, उसे गर्म करने में, उसे पिघलाने में जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, आपको पता है। जैसे मान लेते हैं 10 रोटी बनाना, तो आपको मालूम है कि 10 रोटी बनाने के लिए कितनी लकड़ी लग जाएगी, कितनी गोईठी लग जाएगा, कितना गैस लग जाएगा। हाँ, ये तय नहीं होता। क्यों तय नहीं होता, रोज आप बना के देखिए, रोज अलग अलग लगेगा। क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है, वायुमंडलीय दाब पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक दिन आप बनाएंगे, ज़्यादा गर्मी होगी तो जल्दी बन जाएगा खाना, एक दिन बहुत ज़्यादा ठंडा होगी या हल्का सा बरसात हो जाती है तो ईंधन भीग जाता है ना, या फिर टेम्परेचर कम है तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा लकड़ी लग जाएगी। तो क्या होता है कि प्रसुप्त ऊष्मा, तो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, याद रखेंगे वायुमंडलीय दाब, क्योंकि वायुमंडलीय दाब तय होना चाहिए ना, बराबर नियत रहे, बराबर रहे, तो है ना। जैसे अभी ये मान लेते हैं, अभी गर्म कर दीजिए, तो 1 किलोग्राम, ये चाक है, 1 किलोग्राम वस्तु के या 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को गर्म करने के लिए या उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे ही क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त, गुप्त माने छुपी हुई, पता नहीं ना चल रहा है कि कितनी ऊर्जा लगेगी, भाई नहीं पता चल रहा है, कि पता चल रहा है कि इतना में तो हो ही जाएगा, चट्टो लकड़ी ला के रख देंगे कहीं इतना में हो ही जाएगा, फिर पता चला नमी आ गई और 2 लकड़ी 2 ठोड़ लेके आना पड़े, है ना। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को या उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे क्या बोला जाता है ना। या अगर जैसे मान लेते हैं ये ठोस है तो इसे किस में बदलेंगे, द्रव में बदलेंगे, है ना। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, इसे गर्म करके ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी भी ऊर्जा व्यय करनी पड़े, जितनी भी ऊर्जा देनी पड़े, उसे उस वस्तु की क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा। क्योंकि हर वस्तु की अलग अलग होगी ना भाई, अभी हम बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को या ठोस अवस्था में अगर है तो उसको द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा हमें व्यय करनी पड़ेगी उसे क्या बोलेंगे, उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। गुप्त ऊष्मा बोले या फिर प्रसुप्त ऊष्मा बोले, एक है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो आप देखो, अब थोड़ी सी परिभाषाएं क्रिटिकल होती जाएंगी भाई। क्या होता है, नॉर्मली जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, जब किसी ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा, द्रव को और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। उदाहरण समझो, बर्फ को
थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, क्या बन गया? पानी। पानी को और गर्म करेंगे, क्या बन जाएगी? भाप। तो भाप क्या है? गैस है ना, गैस के रूप में हो गया ना। तो नॉर्मली क्या होता है, किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में जाती है, और किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाती है? गैस बन जाती है ना। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हम किसके बारे में बात करेंगे? ऊर्ध्वपातन। अब देखो यहाँ क्या है, ठोस को गर्म किया, क्या बना? द्रव। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम ठोस से गर्म करते हैं तो वो सीधा क्या बन जाते हैं? गैस। वो डैश, बीच में डैश वाला मतलब वो द्रव नहीं बनते, समझ लो, है ना। जब किसी ठोस को गर्म किया जाए तो वो ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? ठोस को गर्म करें तो ठोस से सीधे क्या बन जाए? गैस। जबकि रूल के हिसाब से यहाँ से क्या बनना चाहिए था? द्रव। क्योंकि ठोस को गर्म करते हैं तो वो क्या बनता है? द्रव बनता है। लेकिन यहाँ ठोस सीधे क्या बन रहा है? गैस। जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप समझना चाहते हैं तो आयोडीन यानी कि नमक आप देख सकते हैं, है ना। आयोडीन नमक में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? और दूसरा आप देख सकते हैं कपूर। कपूर को जलाइए, देखिए वो सीधे गैस बन के उड़ जाएगा, वो कभी भी तरल के रूप में नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जबकि निक्षेपण जस्ट इसी का उल्टा होता है। जब किसी, अब गैस को ठंडा करेंगे क्या बनेगा? द्रव। खाना वाना बनाते हैं कि नहीं बनाते? आप जब वो भदेली उदेली होती है ना, या कढ़ाई वढ़ाई वगैरह, उसके ऊपर थाली रख देते हैं। आप क्या रख देते हैं? थाली। तो यहाँ से जो पानी भाप बन के उड़ के जाता है, भाप बनता है, तो जाके जब थाली में टकराता है ना, वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर क्या बन जाता है? फिर पानी बन जाता है। फिर निचवा गिरता है हलवा के पास, फिर आलू तो जल रहा होता है, फिर भाप बना के उड़ा देता है, तो फिर जाके टकरा जाता है। कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? उसका क्या रीजन होता है? हवा नहीं निकल पाती, वहाँ का टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है, दर्द पक जाते हैं भाई साहब। कुकर भाई साहब सीटी मार देते हैं, भैया निकाल लो, भैया थोड़ा मोड़ा निकाल लो। उसके बाद जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो ऊपर भाग के आता है, वो प्रेशर की वजह से ऊपर भाग के आता है, इसलिए उसका नाम है प्रेशर कुकर। समझ रहे हैं ना? ज़्यादा प्रेशर फट जाता है ना कभी कभार, वो सीटिया वाला अगर खराब हो जाएगा तो कुकर वो फट जाएगा, पता चले बैठे धार के दाल आ गई, मज़ा आ गया, फर्स्ट क्लास। बैठे रहोगे यहाँ से दाल तुम्हारे ऊपर आएगी, मतलब वो काहिलों के लिए है ना। इसीलिए उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, वो सीटी जरूरी है बजना। खराब हो जाती है तो नहीं देखते हैं, कई लोग तो एकदम जला डालेंगे, बस भाई सीटी ये नहीं मारा, उसके सीटी के चक्कर में खाना सीटी बच गई, है ना। अभी समझो, तो ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया? ठोस बिना द्रव में बदले क्या बन जाए? गैस। जब ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलता है उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे आयोडीन और कपूर हम देख सकते हैं। जबकि निक्षेपण की बात करें तो जब किसी गैस को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, है ना, ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव। और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ठोस। अभी देख लो उदाहरण, पानी ले लो, है ना, पानी गैस अवस्था में वाष्प है, थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो क्या बन गया? पानी। मतलब थाली में टकराया तो क्या बन गया? पानी। और ज़्यादा फ्रिज में ले जाके रख देंगे, कुछ दिन फ्रीजर में रख देंगे, कुछ घंटों के लिए, वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन गया। तो बर्फ क्या होता है? ठोस, है ना। पानी क्या होता है? द्रव। और वाष्प क्या होता है? गैस। तो होता क्या है? नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि ठोस को गर्म किया तो द्रव, और द्रव को गर्म किया तो गैस, लेकिन ठोस से सीधा गैस बन रहा है तो ऊर्ध्वपातन। जबकि निक्षेपण की बात करें तो निक्षेपण इसका उल्टा होता है, वो गैस अवस्था से सीधा क्या बनता है? ठोस अवस्था में बदलता है। समझ लो, है ना, सीधे गैस अवस्था से वो किस में बदल रहा है? ठोस, है ना। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई गैस द्रव में बिना बदले सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? केवल एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद। एग्जाम्पल दोनों का सेम, ठीक है, आयोडीन और कपूर। समझ गए कि नहीं? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब ठोस बिना द्रव में बदले गैस में ठोस डायरेक्ट गैस बन रहा हो तो क्या हो, है ना, क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। और गैस डायरेक्ट क्या बन रही हो? ठोस, तो क्या कहलाएगा? निक्षेपण। समझ गए भाई कि नहीं समझ गए? पल्ले पड़ रहा है? चलो आगे देखें। अब यह तो ठहरा भाई कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ताप के द्वारा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं। किसके द्वारा? गलनांक के द्वारा। किसके द्वारा? गलनांक के द्वारा, क्वथनांक के द्वारा, है ना। प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो किसी वस्तु को
या 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, या अगर वो ठोस अवस्था में है तो उसे द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हमें जितना तापमान देना पड़े उसे उस वस्तु की क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और जब कोई गैस बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाती है, ठोस अवस्था में, उसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। यहां तक पल्ले पड़ गया। आगे बात करेंगे अब हम दाब परिवर्तन। दाब की वजह से क्या परिवर्तित हो सकता है ना। दाब की वजह से किसी वस्तु में कौन कौन सा परिवर्तन हो सकता है, क्या किसी वस्तु के किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है दाब की वजह से। तो आप समझेंगे क्या, संघनन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, संघनन। क्या होता है संघनन, अभी देखो संघनन का ही कारण है जो वर्षा होती है। वाष्पीकरण समझ लो पहले, तो संघनन एकदम आसान हो जाना है ना। वाष्पीकरण क्या होता है, तो जल का वाष्प में बदलना, जल क्या बन जाए, भाप बन जाए, जल का वाष्प में बदलना, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, करण मतलब करना या फिर बनना, जल का वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। अभी देखो यहाँ था ना, चलो यहाँ से चलते हैं। द्रव को, जल है, जल का वाष्प में बदलना मतलब ये द्रव है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण, है ना। लेकिन संघनन क्या होता है, जल, अब यहाँ देखो ठोस, यहाँ समझ लीजिए, ठोस गर्म किया क्या बना, द्रव, द्रव गर्म किया क्या बना, गैस, ठीक है। अब इधर देखो, गैस ठंडा किया क्या बना, द्रव, है ना, द्रव, और ठंडा किया क्या बना, क्या बना भाई, ठोस। समझिए बात को। अभी देखो तो वाष्पीकरण क्या होता है, जल का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। हमारे जितने भी खुले में, जैसे पोखरी है, तालाब है, नदी है, समुद्र है, वर्षा कैसे होती है, तो ये समुद्र का जो पानी होता है जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऊपरी सतह का जो पानी होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब पानी गर्म होता है तो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, और भाप बन के क्या होता है, उड़ जाता है। और जिस क्षेत्र से, बादल के साथ वो जिस क्षेत्र से गुजरता है जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और वहाँ पर वर्षा हो जाती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो वाष्पीकरण समझ में आ गया। जल का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। संघनन, अब देखो संघनन क्या होती है, तो गैस का किस में बदल जाना, द्रव में बदल जाना। समझ रहे हैं, वर्षा किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, संघनन का। पहले समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी क्या हुआ, गर्म होकर उड़ गया, तो क्या, कौन सी प्रक्रिया, वाष्पीकरण। और बाद में वही पानी फिर क्या हो गया, बरस गया। यहाँ से किस रूप में उड़ा था, समुद्र, है ना। इधर देखो, ये समुद्र, ये समुद्र का पानी, यहाँ से समुद्र हो गया, ये भाई समुद्र, यहाँ से पानी किस रूप में उड़ा, वाष्प, ठीक है। अब यहाँ से किस रूप में बरसा, जल या फिर द्रव, है ना, आया कि नहीं नीचे। तो अब यहाँ देखो, ये किस फॉर्म में है, द्रव, किस फॉर्म में है ना, ये किस फॉर्म में है ना, द्रव। तो अभी देखो ये क्या है, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। क्या कहलाएगा, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण, है ना। तो वाष्प बन के यहाँ तक पहुँच गया, ये क्या है, वाष्प है। अब वाष्प का क्या बन रहा है, वाष्प किस रूप में होती है, गैस के रूप में होती है, होती कि नहीं होती। तो अब वाष्प का किस रूप में आना, जल के रूप में या फिर द्रव के रूप में आना क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। तो जब गैस द्रव में बदलती है उसे क्या बोलते हैं, संघनन। और जब द्रव किस में बदलता है, गैस में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ गया, समझ में आया। अभी देखो आगे, तो वाष्पीकरण संघनन बहुत आसान है। तो गैस का द्रव में बदलना संघनन, और द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि अगर वाष्पीकरण कब ज्यादा होगा कब कम होगा, वाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित करेगा, मतलब वो जो पानी है वो भाप बन के कब ज्यादा उड़ेगा कब कम उड़ेगा, गर्मी में ज्यादा उड़ेगा कि ठंडी में उड़ेगा। तो ठंडी में ज्यादा अगर उड़ेगा तो क्यों उड़ेगा, गर्मी में ज्यादा उड़ेगा तो क्यों उड़ेगा, क्या रीजन है कि नहीं। देखो फटाक से, है ना, क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। किस पर निर्भर करता है वाष्पीकरण, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पानी जितनी दूर में फैलाएंगे,
पानी को जितनी दूरी में फैलाएंगे उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। 1 लीटर पानी को आप बड़ी सी परात में रख दें या बड़े से बर्तन में रख दें, थाली में रख दें, तो ज़्यादा पानी उड़ जाएगा कि गिलास में रख देंगे तो ज़्यादा उड़ जाएगा। तो थाली में रखेंगे। अब अगर आप थाली में या बड़े से बर्तन या परात वगैरह में रख दिए, है ना, जिसमें बारात में जिसको खिलाया जाता है, लेके भैया वह परात मिलती तो है ना, सीजन तो चल ही रहा है, घर घर आ रहा होगा, देख लीजिए, है ना। तो इस पानी को आप क्या करेंगे, पूरा परात में फैला देंगे। तो यहाँ जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना, तो पूरे परात पर जगह जगह पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना, पूरा पड़ेगा तो जगह जगह पड़ेगा, तो पानी जल्दी गर्मा जाएगा, जल्दी गर्मा जाएगा तो क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अगर ये ग्लास की बात कर देते, अगर हम इसको गिलास में, गिलास गड़बड़ कंपनी का है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, दब गया था, प्लास्टिक वाला है ना। अब क्या होगा, अगर ये क्षेत्रफल देखिए, अब ये क्षेत्रफल कम है ना, तो सूर्य का प्रकाश केवल कुछ ही किरण ही इस पे आ रही हैं। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, मतलब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा क्षेत्र पे पड़ेगा, तो जल्दी से भाप बन के उड़ जाएगा। अगर वो क्षेत्रफल कम होगा, ये वाला क्षेत्रफल देख रहे हैं ना, पानी का क्षेत्रफल कम हो रहा है तो कम उड़ेगा पानी। नहीं भरोसा है तो प्रैक्टिकल करें इसे, है ना। थाली में पानी छत पे रख दीजिए, ग्लास में रख दीजिए, देखिए कौन सा पानी जल्दी उड़ जाता है। ठीक है, कौन उड़ेगा, थाली वाला। क्यों उड़ेगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करते हैं तापमान पर। किस पर निर्भर करता है, दूसरा तापमान पर। कैसे करता है, गर्मी में देखते हैं ना, पोखरा कुछ सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जो कण होते हैं ना, अणु होते हैं, उनमें अभी ये बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो वो जो कण है उनमें जितनी पानी की मात्रा वो वाष्प बन के क्या हो जाती है, उड़ जाती है। अब यही मान लेते हैं यही कण उड़ रहा है ना, इसमें पानी की मात्रा कम हो गई तो नीचे से पानी लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। वो पानी उड़ेगा, धर से ही पकड़ लेगा। सबको पानी की कमी है तो सभी अणु क्या करेंगे, अपनी तरफ जल को आकर्षित करेंगे। तापमान जितना बढ़ेगा वाष्पीकरण उतना बढ़ेगा, समझ रहे, तापमान पर। और तीसरा आर्द्रता पर, नमी है, वायुमंडल में नमी है, ठंडी का मौसम चल रहा है तो कोहरा उहरा पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो जो कण होते हैं वो पहले से इसमें पानी है, ज़्यादा धूप तो दिख नहीं रही है कि इसका पानी उड़ेगा, ये उड़ रहा है ऊपर, तो इसमें खुदे नमी है, तो नीचे से नमी देने की जरूरत है जरूरत नहीं। जब आर्द्रता ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा, और जब तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ठीक है, और तीसरा चौथा, वायु की गति पर भी निर्भर करता है वाष्पीकरण। जैसे क्या होगा, बहुत तेजी से हवा चल रही हो, सभी कण उड़ रहे हैं, तो उधर के कण इधर आएंगे, मतलब ये मान लेते हैं कोई क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र है। अब यहाँ पे जो अणु हैं इनके पास पानी की मात्रा पर्याप्त है, लेकिन जब हवा काफ़ी तेज़ी से चलेगी तो दूसरे जगह के अणु आएंगे और यहाँ वाला अणु उड़ जाएगा, तो उसको तो पानी की ज़रूरत है कि नहीं है ना, तो वो पानी चाहिए। या फिर क्या करता है, जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो वो क्या करती है, जल की बूंदों को, कुछ जैसे नदी उदी के ऊपर से जब पानी हवा गुजरती है ना, तो लहरें थोड़ी सी उड़ती हैं, तो वो कुछ लहरें क्या होती हैं, उसके हवा के साथ उड़ जाती हैं, और जब वो उड़ जाएंगी तो नीचे आएंगी, अब वो क्या बन जाएंगी, वाष्प बनकर उड़ जाएंगी। समझ रहे हैं, तो वाष्पीकरण को कौन कौन, कब ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा, आर्द्रता होगी, है ना। देखिए अगर आर्द्रता होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम। तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा। अगर तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, है ना, तापमान ज़्यादा तो वाष्पीकरण ज़्यादा, तापमान कम तो वाष्पीकरण कम। आर्द्रता कम, है ना, अगर आर्द्रता कम है तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, और इधर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वायु की गति बहुत ज़्यादा है तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा बिटिया, ज़्यादा होगा, है ना। जब ज़्यादा तेज़ी से हवा बहेगी तो पानी ज़्यादा उड़ेगा, और जितना ज़्यादा पानी उड़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। समझ गए। और अगर यही हवा कम धीरे धीरे चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बात करेंगे, पूछेगा वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण। वाष्पीकरण से क्या होती है, शीतलता होती है ना। वाष्पीकरण जब कभी भी होगी क्या होगा भाई, शीतलता। दोनों उदाहरण एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते हैं, समझ जाइए कैसे भैया, एकदम आसान है ना। वाष्पीकरण से क्या होती है, शीतलता होती है। कैसे होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, आपके आसपास क्या होता है, देखिए दिया हुआ है कि जब एक खुले हुए द्रव को लगातार वाष्पीकरण होता रहता है। चलो मैं अपने भाषा में समझाता हूँ, फिलहाल देखो इसे, है ना। वाष्पीकरण से शीतलता, जैसे जैसे अब वाष्पीकरण जितना ज़्यादा होगा, मतलब पानी भाप बन के जितना उड़ेगा, तो आसपास के जितने कण होंगे उनमें क्या हो जाएगा, जल धारण क्षमता, वो ज़्यादा जल को अवशोषित कर लेंगे। तो जब मान लेते हैं इसी कमरे में हर जैसे पनियों ने नहीं, अभी ठंडी गर्मी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो हम क्या करते हैं, पानी पूरा दीवार उवाल पे सब पे छीट, है ना,
तो क्या करते हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं उसे, तो पानी देंगे तो पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ेगा जब, तो वो उधर का इधर इस एरिया के जितने भी कण होंगे वो सभी क्या कर लेंगे, पानी को अपनी तरफ क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। और जब अवशोषित कर लेंगे तो इस एरिया में क्या हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी। होगा कि नहीं। तो अब वो पानी जितना भाप बन के उड़ता रहेगा हमारे शरीर को उतनी शीतलता मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। अरे भाई कूलर देख रहे हो ना, वो पनिया क्या करता, फव्वारा बना के फेंकता है कि नहीं फेंकता, तो वो फव्वारा जो होता है वो हमारे तक किस रूप में आता है, वाष्प के रूप में आता है। तो जितना वाष्प फेंकेगा उतना हमें शीतलता मिलेगी, उतना ठंडी मिलेगी, है ना। और गर्मी में आपको बार बार रिकमेंड डॉक्टर करते हैं भाई कि गर्मी में सूती कपड़ा पहने। क्यों पहने सूती कपड़ा, नायलॉन वाला क्यों नहीं, क्योंकि सूती कपड़ा से हवा आसानी से गुजर जाती है, और हवा गुजरेगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, तो जो हमें जो पसीना होता है उसे क्या करता है, सूती कपड़ा अवशोषित कर लेता है, और जैसे ही हवा गुजरती है तो सूती कपड़ा से जैसे ही हवा टकराती है वो क्या करता है, पसीना उड़ जाता है ना, क्या होता है, उड़ जाता है। लेकिन वही अगर कपड़ा नायलॉन वाला होता है जो अवशोषित नहीं करता, तो अंदर पूरा गर्मी हो जाती है, पसीना केवल आपके बॉडी पे रहता है, वो अवशोषित करता ही नहीं कपड़ा, और जब अवशोषित करेगा नहीं तो आपको गर्मी पूरा लगेगी, है ना। गर्मी में कोशिश करें ब्लैक व्लैक कपड़ा बहुत एकदम कम में चले, ठीक है, जितना गर्मी से बचना है उतना ब्लैक कपड़े से बचिए, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा, मैंने आपको बताया था, ये चीज़ बताया था कि आपको क्या करना है, आपको करना क्या है भाई, अब मैंने आपको पढ़ा था ना कि गाय को ज़्यादा गर्मी लगती है कि भैंस को, तो भैंस को लगती है, क्योंकि वो किस कलर की होती है, बिल्कुल, है ना। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, यहाँ तक समझ में आ गया। आपका चैप्टर टोटल क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में जब आपका अगला चैप्टर आएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।